कहाँ तक हो गया अपना? कौन कौन चैप्टर्स हो गए थे अपने? चैप्टर बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया। एटम्स कंप्लीट हो गया ना? 13 चैप्टर में कहाँ तक हो गया था अपना? होलवर्ड्स एंड लेनार्ड्स। चलो लिखो नेक्स्ट डी ब्रोगली। नेक्स्ट लिखो डी ब्रोगली। अब देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा। देखो डी ब्रोगली ने कहा कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है और वेव नेचर का भी हो सकता है। ये किसने कहा? डी ब्रोगली ने। अब पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। और वेव नेचर वाईडीएससी, इंटरफेरेंस, फ्रेजनल, ठीक है, ये सब क्या शो कर रहे थे? वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो रेडिएशन मतलब जो लाइट है अपने पास वो पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है, वेव नेचर की भी हो सकती है। इसने क्या किया कि पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को एक साथ लिख दिया। पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को एक साथ लिख दिया। एक साथ कैसे लिख दिया? इन दोनों में रिलेट कर दिया उसने। रिलेट कैसे किया? पार्टिकल नेचर। अब इसने क्या किया? डी ब्लॉक ने इक्वेशंस ली, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर और एक प्लैंक्स कांस्टेंट वाली E इज इक्वल्स टू h न्यू। अब ये दोनों इक्वेशंस की एनर्जी की है तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। तो यहां से हो गया mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू, न्यू इज c अपॉन लैम्डा, c से c चला गया तो m इंटू सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। लैम्डा इज इक्वल टू एच, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम p, तो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये इसने डी ब्रोगली ने इक्वेशन निकाल के दी। अब इसमें p क्या है? मोमेंटम है। इसमें p क्या है? मोमेंटम। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। यानी p इज पार्टिकल, ये पार्टिकल नेचर का हो गया, और लैम्डा किससे रिलेटेड होता है? वेव नेचर से। तो डी ब्रोगली ने ये इन दोनों में एक रिलेशन निकाल के दिया, तो p और लैम्डा में उसने एक रिलेशन निकाल के दे दिया, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब अगर अगर आप आगे अगर अपन इसको सोल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन p, क्योंकि लैम्डा है क्या हो गई? वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ इस लैम्डा को अपन ने कहा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, बताओ इसको। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रेडिएशन में बी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, मींस रेडिएशन इज ड्यूअल नेचर, इट इज ऑलवेज
ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किसने किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। वेव नेचर किसने शो किया? वाईडीएसी, फ्रेजनल, फ्राउनहोफर, डिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सब क्या शो कर रहे थे? रेडिएशन का वेव नेचर। अब डी ब्रोगली ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर और E इज इक्वल टू h न्यू से एक रिलेशन निकाला, MC स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, C से चला गया तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू C, मोमेंटम हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P। बताओ। हाँ बताओ। हाँ मंदिर बोला, मंदिर। हाँ कंटिन्यू बताओ। कंटिन्यू बड़ी। वीडियो क्लियर है ना? कल वाली धीरज सर के से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, धीरज सर जैसी? अब देखो, अब उसने डी ब्रोगली ने ये कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने पास है तो उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेवलेंथ होगी। देखो, डी ब्रोगली ने कहा कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। अब पार्टिकल जो है वो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि जो लाइट है, रेडिएशन है, दोबारा देखो, रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है और वेव नेचर का भी हो सकता है। अब इसने अपनी एक सोच अलग बताई। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया कि जब वेव पार्टिकल नेचर की तरह है तो पार्टिकल भी किसकी तरह होगा? वेव नेचर की तरह होगा। जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, वेव किसकी तरह बिहेव कर सकती है? पार्टिकल की तरह। वेव बिहेव्स एज ए पार्टिकल, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करेगा? पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज ए वेव, यानी वेव की तरह बिहेव करेगा। तो पार्टिकल अगर वेव की तरह तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेवलेंथ होगी। उसकी क्या होगी? वेवलेंथ। उसकी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ होगी तो लैम्डा निकलेगा। वेवलेंथ होगी तो लैम्डा। यही चीज उसकी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, ध्यान रखना।
हाँ भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ भाई अब देखो ड्यूअल नेचर जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। तो ऑब्वियस सी बात है इस पार्टिकल की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। यही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ये थी कि जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, ये कहा था प्लैंक्स ने। प्लैंक्स ने क्यों कहा था, क्योंकि वेव लाइट आ रही है तो रेडिएशन आ रही है, तो वहां पैकेट के फॉर्म में होंगे, पैकेट्स होंगे, छोटे छोटे फोटॉन्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे यानी फोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह, और उसकी भी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ये डी ब्रोगली ने कहा था, ये डी ब्रोगली की सोच थी। तो अपने जितने भी पार्टिकल्स, जैसे मान लो अपन भी चलते हैं, तो अपन चल रहे हैं, तो अपने से अपन जब मैं चल रहा हूं तो मेरे से भी एसोसिएट एक वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ को मैं कहता हूं लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, बट अब डी ब्रोगली से पूछा गया कि भाई जो आप वेवलेंथ निकाल रहे हो, तो दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के लिए होगा क्या। ठीक है, तो उसने थोड़ा सोचा विचारा और उसने कहा कि नहीं, ये जो मैं वेवलेंथ निकाल के दे रहा हूं ये केवल और केवल किसके लिए है, लाइट पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे मान लो एक फुटबॉल की बॉल है, ठीक है, ये जा रही है, इससे एसोसिएट क्या होगी, वेवलेंथ होगी। अब जब ये पार्टिकल वेव बन जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, डिसअपियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वेव डिसअपियर होती है। तो उसने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल किनके लिए है, जो लाइट पार्टिकल्स है। लाइट मतलब हल्के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, किसी को कोई समस्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। और ये डी ब्रोगली की लिमिटेशन भी कह सकते हैं अपन, ये केवल 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 किसके लिए है, लाइट पार्टिकल्स के लिए है। डी ब्रोगली ने पार्टिकल को वेव की तरह बताया, तो हर एक पार्टिकल के लिए वेव लेंथ होगी। ठीक है, बट डी ब्रोगली से ये पूछा गया कि भाई ये दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है वो सब क्या वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल वो ही पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेंगे जिनका वेट बहुत कम, जिनका मास बहुत कम है। यानी लाइट पार्टिकल्स जो है उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है। लाइट पार्टिकल्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये सब इन लाइट पार्टिकल्स है, तो उन सब के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है निशा, लिख लो, लिख लिया सबने इसको। अब देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी निकाल लिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। अब m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ कि ये पी स्क्वायर बन गया, ये m हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई के लिख दिया। क्या लिख दिया इसको मैंने, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E के। ठीक है, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m E के। मोमेंटम P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m E के। और ये रिलेशन है किस किस के बीच में, रिलेशन है बिटवीन
P मतलब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। किस किस के बीच रिलेशन है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। E के मतलब काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E के। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अगर अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हें थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, 2m के ई। ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी, अब देखो पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है मैं काइनेटिक एनर्जी दूंगा, तो उससे क्या निकल के आएगी? लैम्डा आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसी को भी देने के लिए, किसी को भी अपन ऐसे उठा के काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकते। तो काइनेटिक एनर्जी या तो मैं चार्ज पार्टिकल के लिए बात करूं, या तो अपन काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करें? चार्ज पार्टिकल की बात करें, या फिर अनचार्ज पार्टिकल की बात करें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका है। अब जो डी ब्रोगली कहना चाह रहा है, जो वेवलेंथ डी ब्रोगली देना चाह रहा है, जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ डी ब्रोगली देना चाह रहा है, उसमें कुछ पार्टिकल्स तो क्या होंगे? चार्ज, और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे? अनचार्ज। यानी कि कुछ तो चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ क्या होंगे? अनचार्ज पार्टिकल। तो अब काइनेटिक एनर्जी मैं चार्ज पार्टिकल के लिए और अनचार्ज पार्टिकल के लिए दूंगा। तो चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी QV, और इनके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kT। ये 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने कि न्यूट्रल पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल को अपन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT फॉर्म में देते हैं। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा काइनेटिक एनर्जी की जगह QV, और अनचार्ज की बात करूंगा तो 3/2 ऑफ KT। ठीक है। अब अपन निकालते हैं चार्ज पार्टिकल में। चार्ज पार्टिकल में सपोज मैं सबसे पहले निकालता हूं इलेक्ट्रॉन की, इसके निकालता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फर्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m। काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर है अपने पास तो, एक सेकेंड, ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, ये ऊपर लिखा हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m। अब इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2m3v। अब देखो लैम्डा है, इसके पैरों में मैं E लगा देता हूँ। मैंने E क्यों लगाया? क्योंकि मैं किसकी निकाल रहा हूँ? किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन की। तो लैम्डा के पैरों में अपन ने क्या लगा दिया? ई इसलिए लगाया है क्योंकि इसके पैरों में, क्योंकि अपन वेवलेंथ किसके निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो मास भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। चार्ज भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का आएगा। मास भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का आएगा। ठीक है। तो H अंडर रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है? ये तुम्हें पता ही है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, तो लिखेगा नहीं। लैम्डा E इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31, ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही है कि 1.6 × 10⁻−19 होता है। और ये V ऐसे कैसी है? अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आएगा 12.27 ऑफ अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। अब तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि लैम्डा E इज इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा E इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम घर बैठ के सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा। ठीक है। अब ऐसे अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सभी के लिए अपन निकाल सकते हैं। कोई समस्या इसमें? बोलो।
उतारो लो इसको पूरे को फटाफट। उतारो इसको। अब देखो, ऐसे मैं किसके लिए निकाल सकता हूँ, प्रोटॉन के लिए निकाल सकता हूँ वेवलेंथ, और किसके लिए निकाल सकता हूँ मैं, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, दुनिया में जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं उन सभी के लिए मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरे को निकालना है प्रोटॉन के लिए। किसके लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए। तो लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। यहाँ पे चार्ज में किसका लिखूंगा, एच। अब देखो तुम पूरा लिखोगे यहाँ पर, डेरिवेशन आगे। अब यहाँ पे तुम लिखोगे एम, एम किसका मास है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास लिखोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लिखोगे, वी लिखोगे। अब मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ 0.20 अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। सॉरी, सॉल्व करने पे आएगा ये अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। किसके लिए है ये, प्रोटॉन के लिए। अगर मान लो इस प्रोटॉन की जगह तुमसे पूछा जाए कि 28.2986 है, ठीक है। अगर मान लो तुमसे प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल का पूछा जाए तो तुम पूरा डेरिवेशन करो इसका। मास किसका लिखोगे, अल्फा पार्टिकल का। मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, बताओ जरा, मैसेज करो।
अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कौन बताएगा, बताओ। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो फटाफट बोलो भाई। 4 AMU नहीं भाई, 4 AMU कहां से? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये, ठीक है। अब ये निकाल लेना, यहाँ पे इसको पूरा लिख लो। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज डबल होता है इलेक्ट्रॉन का, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आएगा। उतार लो इसको फटाफट। उतारो फटाफट। अभी न्यू सिलेबस है क्या किसी के पास? इस चैप्टर में देखना क्या क्या है, न्यू सिलेबस में चेक करना इस ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में क्या क्या है। अब देखो नेक्स्ट लिखो, डेविसर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसर जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसर जर्मन एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसको डीजी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको? डीजी एक्सपेरिमेंट। अब इसने क्या किया, इसने डी ब्रोगली ने जो भी कहा था वो सब थियोरेटिकल कहा। इसने क्या कहा, सब थियोरेटिकल कहा था डी ब्रोगली ने, तो उसने इसने डेविस जर्मन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो डी ब्रोगली बोल के गया था कि वो बात बिल्कुल सही। कुछ इस तरीके से देखो, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक गन ली इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे उसने कैथोड लगा दिया, और ये गन में एक पॉइंट होल है, गन में क्या है? पॉइंट होल है, ठीक है। ये गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये बैटरी कनेक्ट है। यहाँ पे की लगी हुई है, तो की तो छोड़ो, की लगी है, मान लो लगा दो की भी तुम, ठीक है। यहाँ लगे हुए हैं डाइफॉर्म्स, +20,000 वोल्ट, -20,000 वोल्ट। इधर लगे हुए हैं एक निकल क्रिस्टल,
हाँ, तो ये वाला डेबी से थर्मल एक्सपेरिमेंट हटा दिया सिलेबस से। ठीक है, इसको अपन कर रहे हैं, बट काम की चीज है ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन इसको देख रहे हैं अपन, इसने क्या कहा था। ठीक है, ये क्रिस्टल है यहाँ पर, निकल क्रिस्टल, और यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ है जिसमें CO2 प्लस SO2 फिल किया हुआ है। CO2 SO2 फिल किया हुआ है। CO2 प्लस SO2 फिल की हुई है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, निकल क्रिस्टल से कोलाइड करेंगे और CO2 और SO2 में चले जाएंगे, और यहां लगा रखा है अपन ने गैल्वेनोमीटर, जो ग्राउंड है, जो कि ग्राउंड है। ठीक है, अब डेविसल जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट से, कैथोड है, कैथोड से कौन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की इस एक्सपेरिमेंट से उसने कहा कि 50 वोल्ट पर, सॉरी 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री पर, बैटरी की 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आए। क्या आए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आए। अब उसने कैलकुलेशन करी साहब, उसने कैलकुलेशन कर कर आके, और उसने कहा कि लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन का, वो आया 1.65। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल था। अब डी ब्रोगली से थियोरेटिकली पूछा गया, तो उसने बताया था फॉर्मूला 12.27 याद करो, अंडर रूट वी, और अंडर रूट वी कितना वोल्टेज दे रखा है इसने, 54 वोल्ट, कैलकुलेट किया तो 1.66 एंगस्ट्रॉम आया। और एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दोनों ही वैल्यूज क्या है, सेम है। एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दोनों ही वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इस तरीके से डेविसन जर्मन ने उसकी बात को प्रूव किया, किसकी बात को, डी ब्रोगलीज की बात को प्रूव किया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से बकायदा सिलेबस से हट चुका है, बट तुम्हें मैंने जनरल आइडिया दे दिया इसका, उतार लो इसको भी, काम आएगा बाद में। आपने फर्स्ट बुक में कौन कौन चैप्टर मतलब टोटल 1 to 17 में कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, एक बार बताना मेरे को। अभी से कौन कौन चैप्टर हो चुके हैं अपने।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए शायद। थर्टीन भी हो गया ना। ठीक है चलो, अब देखो अपने टोटल 17 चैप्टर है, उनमें से 8 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब लगभग 55-60% हो चुका है 1 to 4 बड़े चैप्टर से। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आज। लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ और सिक्स चैप्टर दोनों साथ में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जैसे तुम ओम्स लॉ, बोर्ड ने हटा दिया है ओम्स लॉ, बट ओम्स लॉ नहीं पता होगा तो तुम चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। ओम्स लॉ बोर्ड ने हटा दिया है, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ओम्स लॉ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट जो है आई वो प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, नॉट वी प्रोपोर्शनल आई। तो आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी, तो आई इज इक्वल टू वी, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, ठीक है। या फिर उसने कहा आई प्रोपोर्शनल वी है, और मैं इसको लिख सकता हूं वी प्रोपोर्शनल आई। अब आ रहा है वीडियो, आ रहा है क्या, किसी के भी नहीं आ रहा क्या, अभिषेक तुम्हारे आ रहा है, मोहित आ रहा है क्या? आ रहा है ना, अब किस जिसके नहीं आ रहा है उनकी खुद की प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, और आई क्या है, करंट, और V क्या है, वोल्टेज। अब जो रेजिस्टेंस है आर, ये डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, आर डिपेंड्स ऑन, मान लो मेरे पास एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसका जो एरिया है वो है A, इसका जो एरिया है वो है A। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इन सब बातों पे, किस किस बातों पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर। रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर, एरिया पर, इन सब पे डिपेंड करता है। तो लेंथ की जो डिपेंड, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, थर्ड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, आर डज नॉट डिपेंड, आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई, ठीक है। आई इज करंट, ठीक है, और करंट आई की डेफिनेशन पता, ये बिठा दिया है बोर्ड ने, अब देख लो आई भी, इलेक्ट्रिक करंट आई, आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, यानी कि फ्लो रेट ऑफ करंट, फ्लो रेट ऑफ चार्जेस, सॉरी, फ्लो रेट ऑफ चार्जेस, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वी वोल्टेज अपन पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, पहले वाले चैप्टर में। क्यू इज चार्ज, फ्लो रेट ऑफ चार्जेस, तो क्यू अपॉन टी, चार्ज को क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन टी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, करंट के फॉर्मूले हैं तीनों।
ये करंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। या तो यहां से क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन का, किसका आता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, या फिर आता है ग्राफ से। ठीक है, याद करो 11th क्लास के दिन कि अगर कभी डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो, dq अपॉन dt हो, तो अपन क्या लिखते थे, स्लोप ऑफ qt ग्राफ, स्लोप ऑफ qt ग्राफ आपको क्या देगा, गिव्स करंट। स्लोप ऑफ qt ग्राफ क्या देगा आपको, करंट देगा। ठीक है, अब ये हो गया रेजिस्टेंस, अब इसकी रेजिस्टेंस भी हो गया, करंट भी हो गई, डिपेंडेंसी। अब देखो डिपेंडेंसी के बारे में अगर अपन बात करें, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली, ठीक है, टेम्परेचर बांध देंगे, नेचर ऑफ मटेरियल बांध देखेंगे इन दोनों पे। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, तुमने 10th क्लास में भी किया होगा। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी मतलब डिपेंड, रजिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये क्या है, रो रजिस्टिविटी। ठीक है, L इज लेंथ, A इज एरिया। ठीक है, अब R इज इक्वल टू एल अपॉन रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग होती है, मतलब रेजिस्टेंस रो पे, रो जो R है वो रो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। L क्या है, लेंथ, लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया। अब टेम्परेचर का फॉर्मूला, R T2 इज इक्वल टू R T1 1 प्लस एल्फा डेल्टी। देखो शॉर्ट में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड ने हटा दिया है, बट अगर तुम्हें इनका बेसिक नहीं पता होगा तो तुम चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये सब। आर टी टू इज इक्वल टू आर टी वन वन प्लस एल्फा डेल्टी। आर टी टू मतलब मान लो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था R T1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है मान लिया R T2। ठीक है, एल्फा है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, एल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R T1 है, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R T2 है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और डेल्टी है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और आंसर निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, अभी अल्फा है डेल्टी है। अब यहाँ पे जो अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। ये जो अल्फा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव है, अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, इसका क्या मतलब है, ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, और बढ़िया बात है तो यहाँ से नए मटेरियल्स निकल के आते हैं, सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जिनका अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, तो उन मटेरियल्स को अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। उनको क्या कहते हैं अपन, सेमीकंडक्टर्स। और ये पूरा एक चैप्टर है अपने, बहुत बड़ा सारा, चैप्टर नंबर 16। और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये सिंपल अपनी मेटल्स या फिर सिंपल जो कंडक्टर्स है वो सब है। कोई समस्या है इसमें, अब इसको उतार लो, हर एक चीज काम की कराई है मैंने, बोर्ड ने हटा दिया है, बट इनके बिना तुम चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। उतार लो फटाफट से, और जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना।
कर लो आराम से फटाफट। हो गया सबका? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? नीचे लिख लेना टेम्परेचर अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये लिख लेना लाइन नीचे। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। In semiconductors, if we increase temperature, then resistance will decrease. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।